हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो हम लोगों ने क्लास 9th अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 6 यानी कि फाइनेंशियल प्लानिंग को स्टार्ट किया है। तो इसमें हम अभी तक क्या क्या कंप्लीट कर चुके हैं, तो हम लोगों ने प्रैक्टिस एट 6.1 के ना सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। तो अगर अभी तक भी आप लोगों ने पिछले वीडियोज़ को नहीं देखा है ना, तो आप देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जा करके, ठीक है। तो ये तो प्रैक्टिस एट 6.1 तो कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करने वाले हैं प्रैक्टिस एट 6.2 की। तो हम लोग डायरेक्टली प्रैक्टिस एट 6.2 पर नहीं जाएंगे, तो फिर कैसे पढ़ेंगे हम इसको। तो पहले ना हम इसका बेसिक समझेंगे, यानी कि इसमें जो थियरी पार्ट है ना स्टूडेंट्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम पहले कवर करेंगे। फिर उसके बाद जो आपके टेक्स्ट बुक में सॉल्व एग्जाम्पल्स दिए गए हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद हम प्रैक्टिस एट 6.2 के क्वेश्चंस को देखेंगे। ओके, तो चलो सब लोग रेडी हो थियरी समझने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप डायरेक्टली जाओगे ना ये प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने, फिर आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, इसीलिए इसका बेसिक समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोग को बता देना चाहती हूँ, देखो बच्चों, ये हमारा ऐप है एसके क्लास नाम से। आप लोग इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को हमारे साथ लाइव पढ़ने का मौका मिलेगा और यहाँ पर आपको नोट्स वगैरह भी अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इससे भी आप जुड़ सकते हैं रेगुलर अपडेट्स के लिए, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सब लोग रेडी हैं, आ जाइए। देखिए यहाँ पर ना हम लोग एक नया कंसेप्ट समझने वाले हैं स्टूडेंट्स, जो क्या है, इसका नाम है टैक्स, ठीक। अब ये टैक्स क्या होता है तो जानते हो। जैसे देखो, गवर्नमेंट क्या करती है, अलग अलग स्कीम्स लेकर के आते हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट, मतलब बहुत सारे प्लान्स बनाते हैं, राइट। और उन प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा पैसों की भी ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल की मदद से बताती हूँ। जैसे गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया कि हमें क्या करना है ना, मुंबई से लेकर के मुंबई और गुजरात को जोड़ती हुई एक ना हाईवे बनाना है, ठीक है। क्या बनाना है, हाईवे बनाना है। अब हाईवे बनाना मतलब ये एक दिन का काम नहीं है, इसमें समय भी लगेगा और पैसा भी लगेगा। अब इसके लिए ज़्यादा पैसा लगेगा, तो ये पैसा गवर्नमेंट कहाँ से लाएगी, बताओ जल्दी से, कहाँ से आएगा। तो ये आएगा टैक्स से। यानी टैक्स जानते हो कौन देता है, तो जो हम लोग हैं ना, यानी हमारे कंट्री में जो रहने वाले लोग हैं वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट को टैक्सेस पे करते हैं, जिनका यूज़ गवर्नमेंट किस लिए करती है, तो हमारे कंट्री के डेवलपमेंट में उनका यूज़ किया जाता है, ठीक है। जैसे अलग अलग स्कीम्स लॉन्च किए जाते हैं सरकार के द्वारा, कई सारे योजनाएं लेकर के आई जाती हैं, है ना। तो वो सबका पैसा कहाँ से, मतलब वो सबका खर्चा कहाँ से आता है, तो यहीं से आता है, ठीक है। समझ गए अच्छे से। आ जाओ यहाँ पर हम लोग आपके टेक्स्ट बुक में जो दिया गया है उसको हम समझते हैं। यूटिलिटी ऑफ टैक्सेस, यानी कि टैक्सेस का यूज़ कहाँ कहाँ पर होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो लाइन बाय लाइन आप लोग देखते जाइएगा। पहला हम बात करने वाले हैं प्रोविजन फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि बेसिक अम्यूनिटीज़, जैसे कि रोड्स बनवाना हो गया, ब्रिजेस बनवाने हो गए, ठीक है, रेलवे ट्रैक्स बिछाना हुआ। अब रेलवे ट्रैक में आपको एक डाउट तो पक्का आ रहा होगा, हम टिकट तो खरीदते हैं ना, क्या उससे नहीं होता। तो जी हाँ, उससे नहीं होता, क्योंकि खाली जो आप टिकट देते हो ना, उससे पूरा उसका खर्चा नहीं निकलने वाला बच्चों। क्योंकि देखो, रेलगाड़ी किसके ऊपर चलती है, रेलवे ट्रैक्स के ऊपर चलती है, तो पटरी बिछाने में तो कितना ज़्यादा पैसा लगता होगा, ठीक है। तो वो सब पैसा कहाँ से आता है, तो जो हमने टैक्सेस पे किए हैं ना सरकार को, वहीं से आता है, ठीक है। फिर पावर लाइंस बिछाना हो गया। पावर लाइन मतलब क्या, जहाँ से आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है। तो ऐसे ही थोड़े ना आता है, बड़े बड़े पोल्स लगाए गए हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा, राइट। तो उनके द्वारा वो वायर खींच करके लेकर के आया जाता है और आपके घरों तक बिजली पहुँचाई जाती है। तो उसका खर्चा कहाँ से आएगा भाई, यहीं से आएगा, ओके। फिर यहाँ पर हम बात करने वाले हैं पाइपलाइंस की। अब आप सोचेंगे ये पाइपलाइन क्या है, तो आपके घरों में पानी आता होगा, है ना, आता है कि नहीं, म्यूनसिपालिटी का पानी आता होगा कई घरों, मतलब कई लोगों के यहाँ मोटर होगा, या फिर कई लोगों के यहाँ पर म्यूनसिपालिटी का पानी आता होगा, ठीक है। तो वो जो पानी आता है ऐसे ही आ जाता है, हवा में उड़ करके आता है, नहीं, जमीन के अंदर मोटे मोटे पाइप्स लगाए गए हैं, जिनकी मदद से वो पानी आपके घरों तक पहुंचाया जाता है, ठीक है। तो वो पाइपलाइन बिछाने में भी तो खर्चा आया होगा, उसको मेंटेन करने में भी तो पैसा लगता होगा, राइट। तो वो सब कुछ कहाँ से आता है, तो जो हम टैक्सेस पे करते हैं ना, वहीं से वो आता है, ठीक है। तो पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया। चलो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो इसमें क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, देखो, गवर्नमेंट क्या करती है, अलग अलग स्कीम्स बनाती है, वेलफेयर, यानी लोगों के लिए कई सारे स्कीम्स वो लेकर के आते हैं, ठीक है। तो उनको भी इम्प्लीमेंट करने के लिए किसका यूज किया जाता है, तो जो हमने टैक्सेस गवर्नमेंट को दिए हैं उनका यूज किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताती हूँ, उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला योजना में क्या किया जाता था, लोगों को फ्री में गैस सिलेंडर दिए जाते थे, ठीक है।
लोगों को फ्री में दिया जाता था, लेकिन गैस सिलेंडर का खर्चा तो आता ही होगा ना, ऐसे फ्री में थोड़े ना वो आता है। तो वो उसका खर्चा कहाँ से आया भाई, यहीं से आया, समझे। तो देखो टैक्सेस का कितना ज़्यादा यूज़ है। इसके अलावा यहाँ पे अगर कोई गवर्नमेंट को रिसर्च करना हो, ओके, कोई डेवलपमेंट स्कीम्स लेकर के आनी हो, उसको इम्प्लीमेंट करना हो, तो वो सब खर्चा कहाँ से आएगा, यहीं से आएगा, समझे। जैसे यहाँ पर अभी रिसेंटली मैं आपको बताती हूँ चंद्रयान 3 के बारे में। ओके, चंद्रयान 3 हमारा लॉन्च हुआ, राइट। तो उसमें जानते हो टोटल कितना खर्चा लगा है, अप्रोक्सीमेटली अगर मैं आपको बताऊं तो लगभग 600 करोड़ रुपए लगे हैं, राइट। अब ये पैसा सब कहाँ से आया बताओ, सरकार ने दिया, लेकिन कहाँ से दिया, तो उन्होंने हमसे टैक्सेस के फॉर्म में मतलब टैक्स कलेक्ट किया और फिर वो पैसा यूज किया यहाँ पर ये मतलब चंद्रयान 3 को लॉन्च कराने में, ठीक है। यही नहीं, और भी जो रिसर्च वगैरह होते हैं ना, तो उनमें भी उनका यूज किया जाता है। यानी आप क्या बोल सकते हो कि हमारे देश के विकास के लिए जो भी स्कीम्स वगैरह लाए जाते हैं उन सब में ये टैक्सेस का यूज किया जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो अब हम यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। क्या दिया है, मेंटेनिंग है ना, हाँ, मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, यानी कि हमारे देश में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए भी, जैसे पुलिस वगैरह होते हैं, ठीक है ना, तो वो लोग को क्या दिया जाता है, सैलरी दिया जाता है। कौन देता है, सरकार देती है। तो कहाँ से दिया जाएगा, तो जो हमने टैक्सेस दिए ना स्टूडेंट्स, वहीं से दिया जाता है, समझे कि नहीं। फिर उसके बाद जैसे कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया, नेचुरल डिजास्टर का मतलब क्या होता है, कहीं पे आंधी तूफान ऐसे आता रहता है ना हमारे देश में, कहीं पे साइक्लोन आ जाता है तो लोगों का पूरा घर उजड़ जाता है, कहीं पे बाढ़ आ जाती है, लोगों के घर पूरा डूब जाते हैं पानी में, फंसे हुए लोगों को वहां से निकाला जाता है, उनको खाने के लिए खाना दिया जाता है, ठीक है। अगर कोई बीमार है तो उनको दवाई दिया जाता है। तो ये सब पैसा कहाँ से आएगा, यहीं से आता है, समझे कि नहीं। ओके, तो इसमें भी हम मतलब इसमें भी टैक्सेस का यूज किया जाता है। इसके अलावा डिफेंस ऑफ द कंट्री, जैसे कि हमारी देश की सीमाओं पे लगातार 24 घंटे जो हमारे सैनिक है वो तैनात है, तो सैनिकों को क्या दिया जाता है, सैलरी दी जाती है कि नहीं। तो वो सैलरी भी कहाँ से दिया जाता है, गवर्नमेंट देती है, लेकिन कहाँ से, तो जो हम टैक्सेस पे करते हैं ना स्टूडेंट्स, वहीं से दिया जाता है। यानी हम क्या बोल सकते हैं कि टैक्सेस का यूज इसलिए भी किया जाता है, डिफेंस ऑफ द कंट्री एंड इट्स सिटीजन्स, यानी हमारी भी रक्षा वो लोग करते हैं, ठीक है। अगर वो ना हो तो कोई भी हमारे देश में कोई भी बाहर से घुस आएगा और आकर के यहाँ पर क्या करेगा, मतलब अशांति फैलाएगा, ठीक है, ऐसा होगा ना। तो यहाँ पे ये सभी यूटिलिटी है, किसकी यूटिलिटीज है स्टूडेंट्स, टैक्सेस की, ओके। तो इसीलिए देखो मतलब जो हमने टैक्सेस पे किए उनका कितना ज़्यादा यूज़ है कि नहीं। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, रेगुलर बेसिस पे गवर्नमेंट को टैक्सेस पे करने चाहिए, क्योंकि जब गवर्नमेंट के पास पैसा रहेगा तभी वो हमारे देश के विकास के लिए काम कर पाएंगे अच्छे प्रकार से, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप आप लोग को ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। चलो अब हम यहाँ पर बात करेंगे, जानते हो किसकी, टैक्स की बात, टाइप्स ऑफ टैक्सेस की बात करेंगे, यानी कितने टाइप के टैक्सेस होते हैं। आ जाइए समझ लेते हैं। तो देखो यहाँ पर हम बात करेंगे 2 टाइप के टैक्सेस की। पहला है आप लोगों का डायरेक्ट टैक्स, इधर मत देखो, बस मेरी बातें सुनो, ठीक है, सब कुछ समझ आएगा। ये इतना बड़ा देख करके डरना बिल्कुल भी नहीं है, बस सुनते रहो, सब कुछ आपको क्रिस्टल क्लियर होगा, ठीक है। देखो डायरेक्ट टैक्स एक होता है, दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। अब ये डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, तो जब जो टैक्स पेयर है, जैसे टैक्स कौन पे करेगा, हम लोग पे करते हैं, ठीक है। मान लीजिए मैं टैक्स पेयर हूँ, राइट, तो अगर मैंने सरकार को डायरेक्टली टैक्स दिया, मतलब जो भी मेरे ऊपर टैक्स आया वो मैंने अगर डायरेक्टली सरकार को पे कर दिया, तो वो क्या कहलाएगा, वो हमारा डायरेक्ट टैक्स कहलाएगा, ठीक है। और इनडायरेक्ट टैक्स मतलब क्या होता है कि हम डायरेक्टली सरकार को पैसा नहीं देते हैं, ओके। क्या होता है, बीच में कोई आता है और फिर मतलब हम क्या करते हैं, हम पैसा दूसरे को देते हैं, फिर वो जाके गवर्नमेंट को पैसा मतलब वो जाके गवर्नमेंट को टैक्स देता है, ठीक है। तो वो किस में आया, इनडायरेक्ट टैक्स में आया। चिंता मत करो, एग्जाम्पल की मदद से आपको बताती हूँ। पहले इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे देखो आपको बताती हूँ, मान लीजिए जैसे हम बात करते हैं सेल्स टैक्स की, ओके। जैसे कि हम कोई सामान खरीद रहे हैं, है ना, आप कोई भी सामान खरीदते हो तो उस पर आप देखिएगा वहां पे ना टैक्स भी लिखा होता है कि इसके अंदर सारे टैक्सेस इंक्लूडेड है, ठीक है। तो जब हमने वो सामान खरीदा, यानी हमने क्या किया, टैक्स भी पे किया। तो हम सामान किससे खरीदते हैं, दुकानदार से खरीदते हैं, राइट। तो हमने ये पैसा किसको दिया, हमने डायरेक्टली सरकार को थोड़े ना दिया, हमने किसको दिया, हमने तो शॉपकीपर को दिया। फिर अब वहां से वो जाएगा कहाँ पर, वो गवर्नमेंट के पास जो भी टैक्स रहेगा वो जाएगा, ठीक है। तो देखो इसमें
इसमें हमने डायरेक्टली पैसा नहीं दिया, हमने पहले पैसा दुकानदार को दिया और फिर वहां से वो देगा सरकार को, ठीक है। तो बताइए ये कैसा टैक्स है, ये आ जाएगा इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर। देखो इनडायरेक्ट टैक्सेस के कई सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे कि सर्विस टैक्स हो गया, एक्साइज ड्यूटी हो गया, कस्टम ड्यूटी एक्सेट्रा। अभी मुझे पता है आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे कि ये एक्साइज ड्यूटी क्या है, कस्टम ड्यूटी क्या है। तो देखो बच्चों इन सब का यहाँ पर ज्यादा कुछ यूज नहीं है, इसलिए मैं आपको इसके अंदर नहीं लेकर के जाना चाहती। अगर आप पढ़ने जाओगे ना तो ये इनडायरेक्ट टैक्स ही अपने आप में एक सब्जेक्ट है, यानी इसकी एक किताब आती है, इसकी एक बुक है, ठीक है, जो हमें पढ़ना होता है। तो इसको मैं पूरा डिटेल में तो मतलब पूरा अंदर तक नहीं लेकर के जाएंगे हम लोग, ऐसा ऊपर ऊपर से समझेंगे, जितना आपकी टेक्स्ट बुक में दिया गया है बस उतना ही, ठीक है। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस आपको समझ में आया। इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है विच आर नॉट पेड डायरेक्टली बाय टैक्स पेयर, यानी जो टैक्स पेयर के द्वारा डायरेक्टली पे नहीं किया जाता उसको हम लोग इनडायरेक्ट टैक्सेस कहते हैं। और डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जब टैक्स पेयर डायरेक्टली टैक्स पे करते हैं सरकार को, राइट, तो वो क्या कहलाता है, वो डायरेक्ट टैक्स कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स। इनकम टैक्स मतलब क्या होता है, जो आपकी इनकम होती है ना उसके ऊपर भी आपको टैक्स पे करना होता है गवर्नमेंट को, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारी इनकम है उसके ऊपर हम टैक्स पे करेंगे, तो यहाँ पे ये किस में आ जाएगा, डायरेक्ट टैक्स में आ जाएगा, क्योंकि हमारी इनकम है, हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स पे कर देंगे, तो हमने डायरेक्टली पे किया ना, यहाँ पे बीच में कोई मिडिल मैन नहीं आया, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा बच्चों, वो हमारा इनकम टैक्स के अंदर आ जाएगा। वैसे ही वेल्थ टैक्स होता है, वेल्थ यानी क्या, प्रॉपर्टी से रिलेटेड हम बोल सकते हैं। इसके अलावा प्रोफेशनल टैक्स, ठीक है। तो ये सभी किसके एग्जांपल्स हैं, डायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल्स हैं, और ये सभी इनडायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल्स हैं। ओके, क्लियर हो गया आप लोगों को, समझते रहिएगा ध्यान से। चलो अब हम यहाँ पे आगे चलते हैं और कुछ और बातें समझ लेते हैं। ये भी बस आपको सुनते रहिए, इसका भी यूज नहीं आने वाला, क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम पे इसका भी कुछ यूज नहीं होगा, लेकिन अभी आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है तो मैंने सोचा कि सब कुछ बताते हुए चलूं, क्योंकि कहीं पे कुछ भी पूछा जा सकता है, इसलिए। ओके चलो, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स। तो देखो इनकम हमें कहाँ से होगा, मतलब कहाँ से होता है, 5 हेड्स ऑफ इनकम होते हैं जिनके ऊपर टैक्स भरना होता है, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, सबसे पहला होता है इनकम फ्रॉम सैलरी, यानी जो हमें सैलरी मिलती है ना उसके ऊपर टैक्स हमें पे करना होता है, ठीक है। तो इनकम फ्रॉम सैलरी, इसके ऊपर आपको टैक्स देना होगा। इसके अलावा इनकम फ्रॉम हाउस या फिर प्रॉपर्टी, यानी आपकी कोई प्रॉपर्टी है, आपने वो रेंट पे दिया, या फिर आपको कहीं से मतलब आपने प्रॉपर्टी बेची, तो वहां पर भी आपको पैसा, वहां पे भी तो आपको इनकम मिलेगा ना, इनकम ही होगा आप लोगों का, तो उसके ऊपर भी आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। ओके, इसके अलावा इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, यानी कि आप कोई बिजनेस कर रहे हो या फिर आप कोई प्रोफेशन कर रहे हो, ठीक है, तो उसके ऊपर भी टैक्स देना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पे चौथा हेड कौन सा है, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, और फिर यहाँ पे लास्ट में आ जाता है स्टूडेंट्स इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। समझे, तो ये 5 हेड्स ऑफ इनकम है, बस आपको इनका नाम ऊपर से पढ़ना है, इसके बारे में पूरा डिटेल में नहीं पढ़ना है। अगर आप आगे चल करके कॉमर्स फील्ड में रहोगे ना तो वहां पर आपको ये पूरा डिटेल में पढ़ने के लिए मिलेगा ही। अगर साइंस स्ट्रीम में चले गए तब तो ये नहीं आएगा, लेकिन अगर आप कॉमर्स फील्ड में रहोगे तो वहां पर डेफिनेटली आपको टैक्स के बारे में जरूर पढ़ाया जाएगा। हमने पढ़ा था, हम लोग का ना पूरा एक मोटी किताब थी डायरेक्ट टैक्स की और फिर इनडायरेक्ट टैक्स की, यानी अपने आप में ही ये एक सब्जेक्ट है। और ये जो मैंने आपको 5 हेड्स बताया ना स्टूडेंट्स, ये पूरा एक एक टॉपिक काफ़ी बड़ा है, इसके क्वेश्चंस होते हैं जिन्हें हमें सॉल्व करना होता है, तो उतना सारा तो आपको नहीं देखना है, बस इसका नाम सुन करके रखो, ठीक है। चलो अब हम यहाँ पे अपने काम की बात करते हैं। अभी तक बिना काम की बात कर रहे थे, ना पोपी काम का था, ठीक है, मैंने ऐसे ही बोला। यहाँ पे ना कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं इनकम टैक्स को लेकर के जिन्हें हमें समझना है, और ये पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है। ये आ जाएगा फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जा सकता है, या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, इसीलिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो देखो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं एनएसएससी। अब एसएससी किसको कहा जाता है स्टूडेंट, जानते हो? तो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि एनी पर्सन लाइबल टू पे इनकम टैक्स, यानी कि वो पर्सन जो लाइबल है इनकम टैक्स पे करने के लिए, उसको हम कहते हैं एसएससी। ओके, नहीं समझे? जैसे मान लीजिए कि मुझे ना टैक्स पे करना है, मतलब मेरे ऊपर मान लीजिए मेरी सैलरी आई, ठीक है, मुझे क्या करना होगा, उसमें से टैक्स भी पे करना होगा। तो मुझे टैक्स पे करना है ना, तो मैं क्या कहलाऊंगी, बोलो जल्दी से, एसएससी कहलाऊंगी। यानी जो भी पर्सन लायबल है टैक्स को पे करने के लिए उसको कहा जाता है एसएससी, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग 2 ईयर की बात करेंगे, एक होता है आप लोगों का फाइनेंशियल ईयर और दूसरा आपका क्या होता है स्टूडेंट्स, दूसरा होता है असेसमेंट ईयर। अब ये फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, तो सुनो ध्यान से, पहले तो ये समझ लो कि इंडिया में फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक होता है, तो ये चीज़ भी आप लोग को ध्यान में रखना है। देखो मैं ना इसको दूसरे कलर से अंडरलाइन करती हूँ ताकि ये आप याद रख पाओ।
1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक, यानी कि 1 साल का हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है। कब से शुरू होता है, कहाँ पे खत्म होता है, तो 1 अप्रैल से ये शुरू होता है और 31 मार्च तक मतलब 31 मार्च पे ये खत्म हो जाता है। ठीक है, कौन, फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, चलो अब हम यहाँ पे दोनों को कंपेयर करके समझेंगे कि फाइनेंशियल ईयर क्या है और असेसमेंट ईयर क्या है। तो फाइनेंशियल ईयर मतलब वो ईयर जिसमें क्या किया जाता है, इनकम को मतलब पैसा कमाया जाता है। ठीक है, जिसके ऊपर हमें टैक्स भरना है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि द पीरियड ऑफ 1 ईयर ड्यूरिंग विच द टैक्सेबल इनकम हैज बीन अर्न, यानी जिस भी पैसे के ऊपर आपको टैक्स भरना है वो पैसा आपने जिस साल में कमाया, राइट, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, उससे हम कहते हैं फाइनेंशियल ईयर। समझे, अभी मैं आपको एग्जाम्पल की मदद से भी बताऊंगी, चिंता मत करना। और असेसमेंट ईयर किसको कहा जाता है, तो फाइनेंशियल ईयर के तुरंत बाद जो ईयर आता है ना, यानी जिस ईयर में आपको टैक्स देना है। देखो इसमें क्या हुआ, इसमें आपने पैसा कमाया, ठीक है, तो और इस साल में आपको क्या करना है, इस ईयर में आपको उस पैसे के ऊपर टैक्स भरना है। ठीक है, तो वो आपका क्या कहलाता है स्टूडेंट्स, असेसमेंट ईयर कहलाता है। देखो यहाँ पे लिखा भी है कि द टैक्स पेएबल फॉर द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर इज कैलकुलेटेड ड्यूरिंग द करंट ईयर, दैट इज असेसमेंट ईयर। यहाँ पे मैंने ईयर लिखना भूल गई हूँ, मैं लिख देती हूँ फिर से। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल हम समझेंगे, मान लीजिए आपको बताती हूँ, मैंने यहाँ पर लिखा 2017-18। अच्छा, 2017-18 क्यों लिखा गया है, अभी भी मैंने आपको बताया था ना कि हमारा फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, हमारा फाइनेंशियल ईयर ये होता है स्टूडेंट्स, क्या होता है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ठीक है, मतलब 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, है ना, तो ये साल क्या होगा, खत्म हो जाएगा, फिर जनवरी से नया साल चालू होगा ना। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा, समझो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, 1 अप्रैल 2017, ठीक है, 1 अप्रैल 2017 से लेकर के 31 मार्च 2018। तो देखो इसमें 2017 भी आया है, 2018 भी आया है कि नहीं, 2017 और ये आ गया 2018। ओके, तो इसीलिए मैं इस ईयर को क्या बोलूंगी, इस वाले फाइनेंशियल ईयर को हम क्या बोलेंगे, 2017-18 बोलेंगे, क्योंकि इसमें 17 भी है और 18 भी है। ओके, समझ में आया आप लोगों को। तो मान लीजिए ये आपका क्या है प्यारे बच्चों, ये आपका फाइनेंशियल ईयर है, राइट, ये आपका क्या है, FY यानी कि फाइनेंशियल ईयर। रुको मैं लिखती हूँ अच्छे से, ये हमारा क्या है प्यारे बच्चों, फाइनेंशियल ईयर। अब असेसमेंट ईयर क्या होगा, तो इसके जस्ट बाद वाला जो ईयर है ना, जिसमें हमें टैक्स एक्चुअली में पे करना है, वो हमारा हो जाएगा असेसमेंट ईयर। आ जाओ आप लोगों को बताती हूँ, इसको थोड़ा नीचे ले लेते, चलो पेन तुम नीचे चलो, पेन को नीचे जाना पड़ेगा। ये पेन क्या है, लिखने वाला पेन नहीं है, बताऊंगी आप लोगों को। देखो असेसमेंट ईयर यहाँ पर क्या हो जाएगा, AY हमारा हो जाएगा, इसके जस्ट बाद क्या आएगा, 2018 और 19। ओके, तो ये हमारा असेसमेंट ईयर हो जाएगा। ओके, यानी सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, सुन लो, फाइनेंशियल ईयर मतलब जिसमें पैसा कमाया जाता है, असेसमेंट ईयर मतलब क्या, जो हमने फाइनेंशियल ईयर में पैसा कमाया ना, उसके ऊपर जिस साल में हम लोग टैक्स देते हैं उसको हम लोग असेसमेंट ईयर बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो अब हम यहाँ पर नेक्स्ट जो हमारा कंसेप्ट है उसकी बात करेंगे, ये है पेन। अब पेन क्या होता है, तो पेन जानते हो क्या होता है, जैसे कि कोई भी व्यक्ति जब पेन के लिए अप्लाई करता है ना, तो इनकम टैक्स के द्वारा उनको अल्फा न्यूमेरिक एक 10 डिजिट का 10 डिजिट का ना नंबर दिया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पैन कार्ड नंबर बोलते हैं। आप लोगों ने सुना भी होगा, पैन कार्ड आप लोगों ने देखा है कभी, देखा नहीं है लेकिन कभी आपने सुना तो जरूर होगा, आपके मम्मी पापा के पास वो पक्का होगा। ठीक है, तो उसके ऊपर ना नंबर होता है, वो नंबर दिया जाता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। ओके, बात समझ में आई। और इसका यूज़ हम किस लिए करते हैं, जैसे कि अगर हमें टैक्स पे करना हुआ या फिर हमें रिटर्न फाइल करना हुआ, ओके, तो वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। इसके ऊपर जो नंबर है ना, उसी को उसमें डालना होता है। इसके अलावा हम लोग ये पेन का यूज़ किस लिए कर सकते हैं, तो आइडेंटिटी के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए आप ट्रेन से जा रहे हैं, ठीक है, और TT ने मांग दिया आपका क्या मांगा, ID प्रूफ, कि अरे बताओ तुम वही व्यक्ति हो, तुम्हारे पास कुछ आइडेंटिटी है बताओ, तो आप वहाँ पे क्या कर सकते हो, पैन कार्ड का यूज़ कर सकते हो आइडेंटिटी के तौर पे। इसके अलावा इनकम टैक्स में भी इसका यूज़ किया जाता है स्टूडेंट्स। ओके, क्लियर है आप लोगों को। पैन कार्ड कैसा होता है, अगर आपको देखना है ना, तो टेक्स्ट बुक का पेज नंबर खोलो, जल्दी से पेज नंबर 100 पे जाओ और जा करके देखो, वहाँ पे आपको दिख जाएगा पैन कार्ड कैसा है, आयकर विभाग, देखो वहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भारत सरकार, लिखा है कि नहीं, ऐसा ही होता है आपका पैन कार्ड। समझे, तो आपके मम्मी पापा के पास होगा, आप उनसे मांग करके देखिएगा, आपको पता चल जाएगा क्या है। और इसके ऊपर 10 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। पैन का
फुल फॉर्म क्या होता है, परमानेंट अकाउंट नंबर। ओके, क्लियर है आप लोगों को? तो ये 4 बेसिक टर्म्स थे जो आपको समझना था। ओके, आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब चलते हैं हम आगे और फिर यहाँ पर हम क्या समझेंगे, कुछ और बातें समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बातें अभी समझने वाले हैं क्योंकि इनका यूज़ तो क्वेश्चन के अंदर पक्का आएगा। ठीक है, चलो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट हम समझेंगे। अब ये एग्जम्पशन का मतलब क्या होता है, यानी छूट देना। जैसे कि जो हमारी सरकार है ना स्टूडेंट्स, वो किसी इनकम पे ना छूट देते हैं, यानी कि जैसे कि आपको बताती हूँ, जैसे जो हमारे किसान है ना, उनका अगर खेती से इनकम होता है तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगाया जाता है। जैसे अभी हमने पीछे पढ़ा कि अगर आपकी सैलरी, मतलब सैलरी के ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा, राइट। लेकिन अगर मैं फार्मर के केस में बात करूँ, फार्मर का जो भी इनकम हो रहा है खेती से, उसके ऊपर उनको कुछ भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, यानी कि वो पूरा क्या है, एग्जम्प्ट है। मतलब किसान को कितना भी पैसा उनके पास आने दो, उनका इनकम होने दो, उसके ऊपर उनको पैसा नहीं भरना पड़ेगा, मतलब टैक्स उनको नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये होता है एग्जम्पशन का मतलब, यानी कि गवर्नमेंट द्वारा आपको टैक्स भरने में छूट दी जाती है कि तुमको इतने पे पैसा नहीं, इतने पे टैक्स नहीं भरना, लेकिन अगर उस लिमिट को क्रॉस किया ना तो इस पे तुमको क्या करना पड़ेगा, पैसा यानी कि टैक्स भरना पड़ेगा। ठीक है, तो वो है बच्चों एग्जम्पशन लिमिट, जिसको हम यहाँ पे समझने वाले हैं। तो पहला तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि जो किसान लोग हैं, अगर उनको एग्रीकल्चर से कमाई हो रही है, खेती करके कमाई हो रही है, जो भी उनका इनकम हो रहा है, उसके ऊपर उनको कोई भी टैक्स पे नहीं करना है। और सही बात भी है, किसान कितना मेहनत करते हैं, दिन रात अपने खेतों में मेहनत करते हैं, तब जाके उनको थोड़ा पैसा मिल पाता है ना। तो इसके ऊपर टैक्स नहीं ही लगाना चाहिए, है कि नहीं। तो इसके ऊपर टैक्स नहीं है, आप देख सकते हो। चलो अब हम यहाँ पे ना कुछ सेक्शन की बात करेंगे स्टूडेंट्स। जैसे कि सेक्शन क्या होता है, सेक्शन मतलब ना, मतलब जैसे यहाँ पे ATC है, इसके अलावा ये ATG है। ठीक, तो ये सेक्शंस के अंदर जानते हो क्या दिया जाता है, छूट दिया जाता है। यानी कि जैसे मैंने आपको बताया ना एग्जम्पशन लिमिट, तो वैसा ही यहाँ पर है कि इस सेक्शन में कितना एग्जम्पशन लिमिट है, इस सेक्शन में कितना है, और ये ATD में कितना है, ये सारी चीज़ें हम समझने वाले हैं। और मुझे पता है आप लोग को बहुत बोरिंग लग रहा होगा, आप सोच रहे होंगे कि ये सब क्या पढ़ा रहे हो, लेकिन बताऊं आप लोगों को, अगर आपने ये नहीं पढ़ा और क्वेश्चन सॉल्व करने गए ना, फिर आपको पक्का उसमें डाउट तो आएगा ही। इसीलिए तो मैं आपको बता रही हूँ, वरना मुझे क्या ज़रूरत थी, मैं डायरेक्टली आपको क्वेश्चंस भी बता सकती थी, पर ऐसा नहीं करना है। नहीं तो फिर बाद में ये कुछ आया तो आप सोचोगे कि हमने तो ये पढ़ा ही नहीं है, तो आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए। इसीलिए मैंने सोचा है भले ही थोड़ा टाइम लगे, लेकिन हम हर चीज़ को सीखते हुए चलेंगे। ठीक है, इसको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं, पढ़ो चुपचाप से। ओके, ये सेक्शन देखो, सेक्शन ATC, पहले हम ATC की बात करते। देखो इसमें जानते हो यहाँ पे लिमिट कितनी है, 1,50,000। यानी कि अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जो अंडर सेक्शन, मतलब ये सेक्शन ATC के अंदर आता है, वहाँ पे आपको 1,50,000 तक की छूट दी जाती है। मतलब 1,50,000 तक पे आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने इस लिमिट को क्रॉस किया, यानी इसके आगे गए, तब जाके आपको उसके ऊपर क्या भरना पड़ेगा, टैक्स भरना पड़ेगा। ठीक है, अब ये जो हमारा ये सेक्शन ATC है, इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती है, कौन कौन से इन्वेस्टमेंट आते हैं, इनको हम समझ लेते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, अब आप सोचेंगे आपको याद करना पड़ेगा क्या, अरे नहीं, पढ़ोगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो सबसे पहला आता है जनरल प्रोविडेंट फंड, जिसको हम बोल सकते हैं GPF। ठीक है, ये किस में आता है, ये आता है अंडर सेक्शन ATC। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड की। म्यूचुअल फंड का नाम आप लोगों ने सुना होगा। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो ना, तो वहां पर आपको 1,50,000 तक पे छूट है। यानी कि अगर आप लोगों ने म्यूचुअल फंड में 1,50,000 तक का इन्वेस्टमेंट किया, तब तो आपको कोई टैक्स नहीं भरना है इसके ऊपर। लेकिन अगर आपने इसकी लिमिट क्रॉस करी, इसके जो ही आप आगे गए, तो आपको उसके ऊपर टैक्स भरना पड़ेगा, समझे। फिर यहाँ पे हाउसिंग लोन की हम बात कर लेते हैं। हाउसिंग लोन लिया तो इसके ऊपर भी, मतलब ये भी किस में आता है, अंडर सेक्शन ATC ही आता है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट हम बात करते हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हो तो भी वो इसके अंदर आता है, यानी यहाँ पर भी आप लोग को 1,50,000 तक की छूट दी जाती है। फिर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, यानी कि अगर आपने लाइफ के लिए, मतलब अपनी लाइफ का इंश्योरेंस करवाते हैं ना, LIC वगैरह आप लोगों ने सुना भी होगा, तो वहाँ पर भी आपको छूट दी जाती है 1,50,000 तक की। इसके अलावा हम बात करते हैं ट्यूशन फीस की, फॉर 2 बच्चों का ट्यूशन फीस, राइट। तो यहाँ पर भी आपको ये छूट दिया जाता है। फिर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो भी ATC के अंदर आएगा। सुकन्या समृद्धि स्कीम, राइट, सुकन्या समृद्धि स्कीम, ये भी गवर्नमेंट के द्वारा कोई स्कीम है। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करोगे तो फिर आपको मतलब अंडर सेक्शन ATC के तहत आपको 1,50,000 तक की छूट दी जाएगी। फिर हम यहाँ पे बात करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट इज द पोस्ट डिपार्टमेंट, यहाँ पे इन आएगा प्यारे बच्चों।
इन्वेस्टमेंट इन द पोस्ट डिपार्टमेंट, अगर आपने पोस्ट डिपार्टमेंट में इन्वेस्टमेंट किया तो वो भी आता है अंडर सेक्शन 80C। चलो फटाफट से याद करते हैं, आपको ये याद नहीं करना है, बस सुनो, बस सुनना है, ताकि जब आपके सामने ये आए ना, जैसे मान लीजिए जनरल प्रोविडेंट फंड आया तो आपने अगर पढ़ा रहेगा ना तो फटाक से बता दोगे कि ये आता है अंडर सेक्शन 80C। ठीक है, तो चलो एक बार मेरे साथ आप लोग रिवाइज कीजिए, क्योंकि इसी में ज्यादा है, बाकी इसमें तो कम ही है, वो तो आपको फटाक से याद हो जाएगा। जनरल प्रोविडेंट फंड, म्यूचुअल फंड, हाउसिंग लोन, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, ट्यूशन फीस, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, सुकन्या समृद्धि स्कीम और इन्वेस्टमेंट इन द पोस्ट डिपार्टमेंट, ये सब कुछ किसमें आता है? अंडर सेक्शन 80C। ओके, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, चिंता बिल्कुल भी मत करना, सब कुछ हम करने वाले हैं आराम आराम से। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो तो यहाँ पे तो 1,50,000 तक की छूट दी जाती है, वो हमने वो हमने देख लिया। अब हम बात करेंगे अंडर सेक्शन 80G। अब जानते हो अंडर सेक्शन 80G के अंदर जो भी इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं, जो भी डोनेशंस वगैरह आ रहे हैं, वहाँ पे आप लोगों को 100% का छूट दिया जाता है। मतलब आप ये स्कीम्स में कितना भी पैसा लगाओ, वहाँ पे आपको कुछ भी टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो कौन है वो, मतलब कौन कौन इस सेक्शन के अंदर आते हैं? तो पहला आ गया पीएम्स रिलीफ फंड, चीफ मिनिस्टर्स रिलीफ फंड और अदर रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन को दिया गया डोनेशन। मतलब अगर आप पीएम रिलीफ फंड में, पीएम रिलीफ फंड क्या होता है, उसमें आप क्या कर सकते हो? डोनेशन कर सकते हो, राइट। ठीक है, तो अगर आप इसमें पैसा दे रहे हो ना तो वहां पे आपको कुछ भी टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। मतलब आपने अगर पीएम रिलीफ फंड में डोनेशन दिया तो वहां पे उस पैसे पे आपको टैक्स भरना ही नहीं है, कुछ अमाउंट नहीं देना पड़ेगा। अगर आपने चीफ मिनिस्टर्स रिलीफ फंड में पैसा दिया तो भी आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसके अलावा कोई भी अगर रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन है और अगर आप उनको डोनेशन दे रहे हैं तो वहां पर भी आपको टैक्स नहीं भरना है। आप चाहे उनको कितना भी पैसा दे सकते हो, यहाँ पे कोई टैक्स का चिंता मत करना। ठीक है, चलो जी, तो अंडर सेक्शन 80C आपने देख लिया, 80G देख लिया। अब यहाँ पर हम थोड़ा बात कर लेते हैं 80D की। ठीक है, तो देखो इसके अंदर क्या आता है ना बच्चों, इसको समझ लेना एक बार। प्रीमियम फॉर हेल्थ इंश्योरेंस, यानी हेल्थ इंश्योरेंस आपने करवाया और उसके ऊपर जो आप प्रीमियम पे कर रहे हो ना, वो किस में आता है? ये सेक्शन 80D में है। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है क्या? यहाँ पे तो कुछ लिखा ही नहीं है। तो देखो बच्चों, इसको जरा आपको अलग से समझना है, आपको बताती हूँ। अगर रियल लाइफ में देखा जाए, एक्चुअली में देखा जाए ना, तो ये 80D की भी लिमिट है, लेकिन आप लोगों की जो टेक्स्ट बुक है ना उसमें ऐसा कुछ भी नहीं दिया है। तो आपके सिलेबस में जो दिया गया है मैं उसी हिसाब से आप लोग को सिखा रही हूँ। अगर रियल लाइफ में देखोगे ना तो इसके ऊपर भी लिमिट है। जैसे इन दोनों में कैसा लिमिट था, इसमें तो कोई लिमिट ही नहीं था, इसमें तो 100% छूट थी और वहाँ पे 1,50,000 था। वैसे ही इसमें भी छूट है, इसमें भी एग्जम्पशन है, एग्जम्पशन लिमिट है, लेकिन आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दिया गया है स्टूडेंट्स, इसीलिए मैं आप लोगों को नहीं बता रही हूँ। यानी आप ऐसे समझो, जब भी आपको हेल्थ इंश्योरेंस वाला आया ना तो आपको क्या करना है जानते हो? आपको ना इसके अंदर इसको रख करके सॉल्व करना है। किसमें? अंडर सेक्शन 80C के अंदर रख करके इसको सॉल्व करना है। ओके, फिर आप सोचेंगे कि ये 80D में फिर क्यों बता रहे हो? तो जैसे आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है मैं आपको वैसे बता रही हूँ, इन्होंने बोला है। आप देखिएगा, आपको मैं दिखा देती हूँ। ठीक है, सुनो, पेज नंबर 101 पर आ जाइए और देखिए नीचे आ जाइए। वहाँ पे देखिएगा स्टूडेंट्स, जो आपका डायग्राम बना हुआ है उसके एक ऊपर जाओ, एक और ऊपर जाओ, वहाँ पे लिखा है देखो, अंडर सेक्शन 80D इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रीमियम फॉर हेल्थ इंश्योरेंस आर एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्सेशन, है ना। मतलब ये जो हमारा सेक्शन 80D के अंदर जो प्रीमियम फॉर हेल्थ इंश्योरेंस आता है वो टैक्सेशन से, मतलब वहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, वो एग्जम्प्ट है पूरा के पूरा। ठीक है, देखो वहाँ पे बताया गया है, लेकिन अगर रियल लाइफ में देखोगे ना तो इसकी भी लिमिट होती है। ठीक, ये बात आपको क्लियर हो गई? क्लियर हुआ ना कि ये क्या है? एग्जम्प्ट है। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, सुनो। अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक में आ जाइए पेज नंबर 105 पर, एक बार आओ, जरूर आ जाओ जल्दी से आ जाओ। 105 पे आप लोग आ जाइए और देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 2। देखो ध्यान से, आप लोग को कुछ दिखाना चाहती हूँ, प्लीज देखो एक बार। एग्जाम्पल नंबर 2, उसमें क्या लिखा हुआ है? वैसे मैंने ना एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है, मैं आपको ऐसे क्यों बता रही हूँ, रुको, मैंने लिखा था पहले से, मैंने ना क्वेश्चन लिख करके रखे हुए हैं स्टूडेंट्स। हाँ, ये लो जी, ये आ गया। हाँ, लेकिन आपको टेक्स्ट बुक में देखना पड़ेगा। यहाँ पर देखो, ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 है। तो इसमें क्या क्या दिया गया है देखो, यहाँ पे आपको बताती हूँ। एक तो मिस्टर अहमद है, राइट, जो 62 ईयर्स ओल्ड है, राइट। और यहाँ पे देखो उन्होंने कहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूट किया है, तो उन्होंने उनका ये इनकम है, राइट। ही हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड ₹1 लाख टू द पब्लिक प्रोविडेंट फंड। तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड, देखो मैंने आपको बताया था पब्लिक प्रोविडेंट फंड किस में आता है? 80C में आता है, अभी मैंने आपको बताया। ठीक, अब इसके आगे देखना, पेड अ प्रीमियम ऑफ ₹80,000 फॉर द ईयर
फॉर द ईयर फॉर हेल्थ इंश्योरेंस। देखो आप ध्यान से देखो, यहाँ पर उन्होंने क्या लिखा हुआ है कि उन्होंने प्रीमियम पे किया कितना, 80,000 का, और किस लिए पे किया है, फॉर हेल्थ इंश्योरेंस, राइट। अगर ये हेल्थ इंश्योरेंस है तो वो किस में आना चाहिए था, वो तो हमारा ATD में आना चाहिए था, राइट। लेकिन अगर आप इसका सॉल्यूशन देखोगे ना तो वहां पर उन्होंने क्या किया है, इसको भी ATC में ही डाला है। आप देख लीजिए एक बार। वैसे तो इस पे हम जो पहुंचेंगे मैं आपको ये क्वेश्चन भी सॉल्व करवाऊंगी, चिंता मत करना। लेकिन आप देखो जो सॉल्यूशन है ना उसका दूसरा पॉइंट देखिएगा, उसमें देखिए पब्लिक प्रोविडेंट फंड हो गया या फिर इंश्योरेंस हो गया। ये देखो इंश्योरेंस के आगे 80,000 लिखा हुआ है, मतलब इसको इन्होंने किस में डाला है, अंडर सेक्शन ATC में इसको इन्होंने इंक्लूड किया है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे कंफ्यूजन वाली स्थिति है ना, तो सुनो ज़्यादा कंफ्यूज मत रहो, जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया ना हम उसी हिसाब से चलेंगे। यानी अगर आपको एग्जाम के अंदर ये सवाल पूछा जाता है, वैसे तो आने के चांसेस कम ही है, लेकिन अगर आया हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम तो फिर आप उसको किसके अंदर डालोगे, आप ना उसको ये ATC में ही लेकर के उसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। जैसे आपकी किताब में दिया गया मैं वैसे ही बता रही हूँ, वरना रियल लाइफ में देखोगे तो ये तो जाता है हेल्थ, वो ATD में जाता है, ठीक। आई होप आप लोग को ये बात क्लियर हो गई होगी। तो चलो हम कहाँ पर थे प्यारे बच्चों, हम थे यहाँ पर, है ना, कहाँ गुम हो गए थे, ठीक है। तो बस आप इतना ध्यान रखना, यहाँ पे ये ध्यान रखो कि ATD के अंदर क्या आता है, प्रीमियम फॉर हेल्थ इंश्योरेंस, और ये एग्जाम्प्ट होता है टैक्सेशन से। इसके अलावा मैंने आपको बताया ना कि जब आपके क्वेश्चन में आया ऐसा कुछ तो आपको उसको ATC के अंदर रख करके ही सॉल्व करना है। ओके, क्लियर हो गया। तो ये जो मैंने आपको बताया है इसे आप देखो और नोट डाउन भी कर लेना। ओके, बस आपको ऐसे देखने के लिए मैं नहीं बता रही हूँ, इसको नोट भी करना है। वैसे इसके PDF चाहिए तो आपको मिल जाएगा हमारे ऐप के अंदर, मैंने आपको बता भी दिया है पूरा प्रॉपरली, जैसे मैंने लिखा हुआ है ना वैसा ही मिल जाएगा, सेम टू सेम, ठीक है। तो इतनी बातें आपको क्लियर है। ATG समझ में आया, ATD समझ में आया। ATG तो सिंपल है ना, इसमें 100% का पूरा छूट दिया जाता है। अगर आप PM प्रधानमंत्री रिलीफ फंड में पैसा देते हो तो वहाँ पे आपको 100% का छूट मिलेगा, या फिर अगर आपने चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में दिया या फिर कोई जो रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस हैं उनको पैसे दिए तो आपको 100% का छूट दिया जाएगा। और ATC में क्या क्या आता है मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। चलो बच्चों, अब हम आगे चलते हैं और कुछ और बातें समझते हैं। काफ़ी लंबा हो रहा है ना ये लेक्चर, लेकिन देख ले आप बोर हो गए होंगे, हुए कि नहीं, बोर हो गए हैं, तो मैं सोच रही हूँ यहीं पे रुक जाऊँ क्या प्यारे बच्चों। देखो अभी हमें जानते हो क्या क्या पढ़ना है, ये तीनों टेबल्स हमें पढ़ने हैं, 3 टेबल्स हैं, ये पढ़ना है, और ये सरचार्ज हमें देखना है। ये हम देख लेंगे ना, फिर उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो अभी आप पढ़ते पढ़ते थक गए होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। तो हम लोग एक काम करते हैं, सुनो ना, हम लोग एक काम करते हैं, क्या करेंगे, ये जो टेबल है ना इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ही डिस्कस करते हैं, क्योंकि अभी आपने बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखी तो आप थक गए होंगे, आपको लग रहा होगा कि ये सब कुछ क्या पढ़ा रहे हो। तो इसीलिए आप एक काम करो, जितना सिखाया है ना आप उतना पहले एक बार रिवीजन कर लो, आप अपनी टेक्स्ट बुक में भी एक बार देख लो, है ना, और इसको पढ़ लो। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, तो वो जो टेबल था उसे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी और फिर हम लोग सॉल्व एग्जांपल्स भी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हमारे साथ लाइव पढ़ना है तो आ जाइएगा ऐप में हमारे साथ पढ़ने के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, ध्यान रखिए अपना। ओके, चलो बाय एवरीवन।